इलेक्ट्रॉन हमको स्पेस में इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो किसी न किसी एटम के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो जो चीज इंडिपेंडेंट नहीं है उसका मोशन कैसे होगा? जैसे यहाँ वाटर के तो मॉलिक्यूल हैं, आपस में टकराते हुए मूव कर जाते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हम नदी में से एक ग्लास वाटर निकाल सकते हैं, रिवर में से एक ग्लास वाटर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम एटम में से नहीं करते हैं। कि ऐसा नहीं कह सकते कि जाओ एटम में से 10 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले आओ। वो इलेक्ट्रॉन तुरंत किसी न किसी चीज से एसोसिएट हो जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो मूव कैसे कर रही है? इसके लिए उसके पास कोई ना कोई पाथ होना चाहिए। यही पाथ मूवमेंट ही मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला कहलाता है कंडक्टर और दूसरा कहलाता है इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? एक एटम को देखते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा होता है? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिट में इस तरह इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होगा। इस मूवमेंट से अगर हल्का सा भी इसमें बायसनेस आती है तो ये कुछ कभी कभी जंप भी करता है, जंप करके वापस इसी ऑर्बिट में आ जाता है। तो जंप करके जो ट्रांजिट स्टेट होता है, ट्रांजिट स्टेट मतलब जहां वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, तो ये जो ट्रांजिट स्टेट होता है उस स्टेट तक कूदने की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा होती है। ये हर बार रिवॉल्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जिस लास्ट ऑर्बिट में ये होता है, ये कंडीशन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के लास्ट ऑर्बिट में ही होना चाहिए। वही या तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या तो नहीं करेगा। इनर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब अगर हम घर देख रहे हैं तो घर के बाहर बैठा हुआ चौकीदार ही बाहर वाले से किसी सामान को लेगा या बाहर से इंटरेक्ट करेगा। घर के अंदर बैठा हुआ मेंबर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं शो करेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। बाहर का इलेक्ट्रॉन हो सकता है बहुत ही टाइटली बाउंडेड हो या हो सकता है ना। जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं वो बाहर नहीं भाग पाते हैं, अपने इस ऑर्बिट में ही मूव करते रह जाते हैं, इसी ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे। इनके जंप करने की हाइट भी बहुत कम होगी। ये लाइन ना होके हो सकता है ये लाइन हो जाए नीचे की। अगर इस लाइन में ही मूव कर पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में रखे हुए हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बाहर की ओर होना बहुत मुश्किल है। अब ये जंप कहां करेंगे? हर एटम के पास बाहर कुछ खाली पड़े हुए शेल्स भी होते हैं। एक अगर एटम है, एटम के बाहर ये सबसे लास्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके बाहर भी वो एनर्जी लेवल्स होती हैं जिसमें ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आने की परमिशन देता है। बट अंदर के इलेक्ट्रॉन यहां तक जंप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो इनके अंदर की इनबिल्ट एनर्जी पर डिपेंड करेगा और आउटर एम्प्टी शेल और इस जो लास्ट सेल है उसके बीच के एनर्जी गैप के। हम एनर्जी गैप को और आसानी से किसी भी बच्चे की हाइट से समझ सकते हैं। अगर हम इसको एनालॉजी लें हाइट की, इसको हाइट मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा रूफ को छूना चाह रहा है, एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़ा सा बच्चा है। बड़ा बच्चा जो है वो इस वाले रूफ के ज्यादा नियर होगा और छोटे वाले बच्चे से रूफ की हाइट बहुत ज्यादा है, सेपरेशन बहुत ज्यादा है। तो ये जब जंप करना चाहेगा, जब ये जंप करना चाहेगा हो सकता है कि इतना ही जंप कर पाए, और अगर ये जंप कर रहा है तो इसके बीच का गैप कम होने की वजह से पॉसिबल है कि जो बड़ा बड़ा वाला बच्चा है वो उसको आसानी से टच कर सके।
अब ये बड़ा वाला बच्चा और छोटे वाले बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के से बहुत दूर है तो वो कैसे बच्चे की तरह बिहेव करेगा? छोटे वाले बच्चे की तरह। अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के बहुत ही पास है, बहुत ही पास हो जाता है अगर, तो फिर ये बड़े बच्चे की तरह बिहेव कर सकता है। यानी इसको घूमने फिरने के लिए एक और ऑर्बिट मिला रहेगा। ठीक है, जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग कमरा भी होता है, एक थोड़ी सी प्राइवेसी होती है। वैसे ही यहाँ पे भी हर इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक प्राइवेसी के लिए एक ऑर्बिट हो सकता है कि वो उसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने मूवमेंट समझा, मूवमेंट के बारे में बात की, एक बाहर के एम्प्टी शेल के बारे में बात की या एनर्जी लेवल के बारे में बात की जिसमें परमिशन देता है अंदर का न्यूक्लियस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में जो प्रेजेंट है उसकी बात की, उसके हाइट जंप की या मूवमेंट की बात की। अब बात करते हैं कि ये गैप इंसुलेटर और कंडक्टर में कैसे रिजल्ट करता है। यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल का एक सेगमेंट लिया हुआ है, ये पूरा एक वायर है यहां से यहां तक। इस वायर को क्या किया गया है, जूम इन कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है। इसमें हर एक के पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है। अब इन एटम्स में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर का मूव कर रहा है। अब ये ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मूव कर रहा है वो अपने इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का खुद का ऑर्बिट है। और ये वो लेवल है एम्प्टी, वो एम्प्टी शेल है जिसमें इस इलेक्ट्रॉन को जम करके जाना होता है। ये जो है इसका ऑर्बिटिंग शेल होता है। ऑर्बिटिंग शेल और एम्प्टी शेल के बीच का जो ये गैप है, ये एनर्जी गैप, मतलब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए यहां से यहां तक, उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के बहुत पास है और ये वाली एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा दूर है। ये न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास है और दूसरी एनर्जी लेवल उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, यानी रूफ बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट करता रह जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट करता रह जाएगा तो इसका मूवमेंट बहुत ही टफ होगा। वहीं अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में बात करें तो कंडक्टिंग मटेरियल्स में ये ऑर्बिटिंग शेल है और ये है कंडक्शन शेल या एम्प्टी शेल। ऑर्बिटिंग शेल और कंडक्शन शेल के बीच का अगर हम गैप देखें तो ये गैप बहुत ही कम है। ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ये बहुत ही कम है। तो इस एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और जो एटम्स होते हैं आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, जब ऑर्डर्ड वे में रखे गए होते हैं तो उनके एक्सटर्नल एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो ये कोइंसाइड होना इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक एटम से निकल के दूसरे एटम में मूवमेंट दे देता है, यानी इनके पास एक पैसेज होता है। अब वो पैसेज कैसे बनेगा, वो इनके ऑर्बिटिंग सेल और एम्प्टी सेल के बीच के एनर्जी गैप के डिफरेंस के कम होने की वजह से बनता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से इस ऑर्बिट में भी मूव कर जाता है, इसको जंप करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब ये यहाँ मूव कर रहा होता है तो ये एडजेसेंट एटम के ऑर्बिटिंग स्पेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसके एम्प्टी शेल में चला जाता है और इसके एम्प्टी शेल से इसके कंडक्टिंग शेल में, इसके ऑर्बिटिंग शेल में चला जाता है। ऐसा ही हर इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो यहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे की जगह मूव कर रहा होता है। मतलब थ्रू आउट द मटीरियल, भले वो उसके ऊपर बाहर से कोई बैटरी लगाई गई हो या न गई हो, कंडक्टर में हर वक्त इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है। यानी ये वायर का एक छोटा सा पार्ट है जो ऐसे वायर
गया हुआ है, इसके बीच के स्पेस में देखें तो हर वक्त कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होता है किसी न किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, क्योंकि इनको किसी ने अभी तक रास्ता नहीं दिखाया है कि तुम्हें जाना कहाँ है। ठीक है, जब इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई होगा, और वो रास्ता दिखाने वाला कौन बनेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस आता कहां से है, हम इसको भी थोड़ी देर में समझते हैं। तो अभी तक हमने कंडक्टिंग मटेरियल्स और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच में डिफरेंस समझा कि इनके ऑर्बिटिंग और एम्प्टी शेल, नेक्स्ट एम्प्टी शेल जो होता है उसके बीच में एनर्जी का जो गैप होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से, इस साइड से कोई एक एनर्जी दे दी जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए कि ये यहां से जंप करके इसमें चला जाए, तो हो सकता है कि ये गैप इतना ज्यादा हो कि इसमें बाउंड ना हो पाए अगले वाले में, क्योंकि नेक्स्ट को भी उतनी एनर्जी देनी हो। तो इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो नहीं पाता है, इसको वापस से ढकेल देता है ये इलेक्ट्रॉन, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको वापस ढकेल देता है। जबकि कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन आपस में अगर ढकेलते भी हैं तो भी उनको पाथ आसानी से मिल जाता है, उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तीसरे तरह का मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं कुछ इसी तरह के होते हैं, कुछ इसी तरह का उनके उनमें भी रिलेशन होता है, उसमें भी एनर्जी बैंड के गैप की ही बात होती है, एम्प्टी शेल और ऑर्बिटिंग शेल की। वो इंसुलेटिंग मटेरियल और कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में आते हैं। मतलब अगर हम डेल्टा ई एनर्जी गैप की बात करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की, तो वो कंडक्टिंग मटेरियल का सबसे कम होता है। उसके बाद से जो एनर्जी गैप होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनका इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने बात की इनके एनर्जी गैप की। अब ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन को पैसेज मिलता है और ये आसानी से थ्रू आउट द मटेरियल मूव कर सकते हैं। यानी अगर इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को एक पैसेज मिलेगा और इसके ऊपर लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रेशर लगा के रखा जाए। अब वो प्रेशर कैसे आएगा, अब इसको समझेंगे। प्रेशर लगा के रखा जाए कि ये इस ओर मूव करे,